तो देखिए, पिछले लेक्चर में बात करी थी हमने इसकी बेसिक यूनिट्स के बारे में और फिजिकल क्वांटिटीज भी हमने समझी थी। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट कर दिया था और उसके बेसिक्स पढ़ लिए थे। तो अब हम बात करने वाले हैं द मेजरिंग प्रोसेस, मतलब कि अगर आपको किसी भी चीज को मेजर करना है तो उसे कैसे मेजर करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम करते हैं मैग्नीट्यूड की। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एक अहम रोल प्ले करता है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। ठीक है, कैसे करते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। अगर हमें किसी भी क्वांटिटी को दिखाना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें दिखाना है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, बोले तो मान लीजिए चावल है। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा चावल ले आइए 10 किलो, तो आप दर्शाएंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप इसे, वो हमें मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, देखिए Q इज इक्वल टू एन यू, ये एक रिलेशन होता है, मैं इसके बारे में पूरा समझाता हूं आपको डीपली। इसमें Q होता है हमारा क्वांटिटी, या फिर आप कह लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि आखिर इस क्वांटिटी की संख्या कितनी है वो हमें बताता है Q। ठीक है, N हमें बताता है न्यूमेरिकल वैल्यू और U हमें बताती है उसकी यूनिट। अब देखिए, मान लीजिए 10 किलो चावल लिखा मैंने। अब देखिए 10 किलो चावल, क्वांटिटी क्या हो गई हमारी, मास। ठीक है, मास हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई इधर, क्योंकि यहाँ पे केजी दे रखा है। तो अब देखिए ये हमने किसी इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करा है किसकी, चावल की। ठीक है, अब इसमें इसकी क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मास। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी इसमें, 10, और यूनिट क्या होगी, केजी। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दिया आपको। अब इनके बीच एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, रिलेशन बताता हूं आपको। अब देखिए यहां से n की वैल्यू निकालेंगे तो n इज इक्वल टू क्यू बाई यू आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहां से आप साफ साफ देख सकते हैं कि n हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है u के, समझे। अब देखिए फील लीजिए इसका कि यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी बड़ी होगी तो यूनिट हमारी छोटी होगी, और यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 1 केजी बराबर है 1000 ग्राम के, क्वांटिटी सेम है दोनों। ठीक है, क्वांटिटी सेम है तो क्वांटिटी कैसे सेम है, मास और मास, और दोनों 1 किलो है। ठीक है, मतलब 1000 ग्राम है दोनों, मास ये भी मास है। ठीक है, रिलेशन देखिए दोनों में, N1 U1 पहली न्यूमेरिकल वैल्यू और ये दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू N2 U2। एक चीज तो आप यही देख सकते हैं कि हमेशा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 होगा। ठीक है, अगर क्वांटिटी सेम हो तो। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था रिलेशन, कि अगर यूनिट बड़ी होगी, यूनिट बड़ी कौन सी है इन दोनों में से, केजी और ग्राम में से केजी। ठीक है, तो यूनिट जो बड़ी होगी तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि दोनों इनवर्स हैं एक दूसरे के। यूनिट बड़ी केजी तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 एकदम छोटा, इस वाले से छोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मतलब कि यूनिट छोटी ग्राम तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी। ठीक है, ये रिलेशन भी आप समझ चुके हैं। अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं। एक और चीज आप जान लीजिए, मैं बताना भूल गया था शायद आपको, कि आखिर हम यूनिट्स का यूज क्यों करते हैं। यूनिट्स का हम यूज इस फिजिकल वर्ल्ड को आसानी से समझने के लिए करते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मतलब कि हमने किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट्स का यूज करा था। यूनिट्स का यूज करा था, उनको भी हमने अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया। क्यों बांटा, हमने ये देखा कि अलग अलग देशों में या फिर अलग अलग जगह अलग अलग यूनिट्स लोग यूज कर रहे हैं।
अलग अलग मतलब अपना ही मेजरमेंट बना के बैठे हैं लोग। कैसे? आप जो है मान लीजिए राजस्थान में जाओगे, ठीक है, राजस्थान में जो गज का जो वो है, मतलब गज का जो हिसाब किताब है वहां पे वो अलग है, और अपने यूपी में आओगे तो यूपी में गज का हिसाब किताब अलग है। मतलब कि आपके मेजरमेंट में कोई भी एरर ना आए उसके लिए हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाई, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा ही स्टैंडर्ड भी आएगी इसमें, आप आगे पढ़ोगे, उसको डिफाइन कर दिया। अब देखिए 4 टाइप की होती है हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, 4 में क्लासिफाई करा है हमने इन्हें, समझते चलिएगा। हार्ड कुछ नहीं है, सब आसान है, अब बस फील लेते चलिए, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते चलिए। देखिए पहला तो आपका सीजीएस सिस्टम, और तो और आप एक बार इन्हें देख लेंगे आपको एकदम याद हो जाएंगे। कैसे? अभी दिखाता हूँ। दूसरा आता है अपना एफपीएस, दूसरा वाला एफपीएस सिस्टम, काट के कर देने, एफपीएस सिस्टम। तीसरा आता है अपना एमकेएस सिस्टम, और चौथा आता है अपना एसआई सिस्टम। अब देखिए सीजीएस बोले तो सीजीएस में सी बोले तो सेंटीमीटर, जी बोले तो ग्राम, एस बोले तो सेकंड। एफपीएस में एफ बोले तो फुट, थोड़ा थोड़ा आप भी अंदाजा लगा पा रहे होंगे। पी बोले तो पाउंड, एस बोले तो सेकंड, ठीक है। एम के एस में एम बोले तो मीटर, के बोले तो केजी, एस बोले तो सेकंड। अब देखिए आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि पहली पहली जो हमारी यूनिट है वो जो है क्वांटिटी है वो हमेशा लेंथ की है, दूसरी हमेशा मास की है, और तीसरी हमेशा सेकंड की है। ऐसा क्यों? यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, इन दोनों में भी चेक करके देख लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तीनों क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। फिजिक्स में हर जगह आपको ये देखने को मिल जाएंगी ज्यादातर जगह, इसलिए हमने सबसे पहले इन 3 क्वांटिटीज को समझने के लिए कोशिश करी, ठीक है। तो हमने पहला वाला लेंथ का रखा, दूसरा मास और तीसरा टाइम, ठीक है। अब इन दोनों से, एम के सिस्टम से और सीजीएस सिस्टम से इंस्पायर होके एसआई सिस्टम बना, ठीक है। एसआई की फुल फॉर्म आप जान लीजिए, ये होता है सिस्टम, ये इंटरनेशनल। आपको नाम से ही समझ आ गया होगा कि इंटरनेशनल सिस्टम है एक टाइप का, मतलब कि देश विदेश हर जगह आप जो है एक स्टैंडर्ड मान सकते हैं, और वो है अपना सिस्टम इंटरनेशनल। इसमें कुछ यूनिट्स आती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने हमारों ने क्या करा, बहुत ही प्यार से उन्होंने एसआई सिस्टम को भी 3 में कर दिया, 3 में क्लासिफाई कर दिया। वो भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, आप यहाँ पे समझ लीजिए। पहले एसआई सिस्टम को 3 में डिस्क्राइब करा। एक है अपना फंडामेंटल, इसमें हम फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा अपना डेराइव्ड, डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, और तीसरा जिसमें कि 2 क्वांटिटीज आती है, और तीसरा है अपना सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब देखिए फंडामेंटल यूनिट्स 7 टाइप्स की होती हैं, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होती हैं, मतलब ना तो ये एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं और ना ही इनके अलावा किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं, एकदम इंडिपेंडेंट होती हैं। बस एक एक्सेप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट होती हैं और इनसे मिलके डिराइव्ड यूनिट्स बनती हैं, ठीक है। इनसे मिलके डिराइव्ड यूनिट्स बनती हैं हमारी, वो भी आगे हम बात करेंगे कैसे। डिराइव्ड यूनिट्स में हमारी अनगिनत आती हैं, मतलब कि जो भी नई नई फिजिकल क्वांटिटीज बनती है सब डिराइव्ड यूनिट्स में हम डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। तो इन्हें भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, जैसे कि आपका हो गया फोर्स, एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रेस, स्ट्रेस और प्रेशर। ये स्ट्रेस आपके लिए बिल्कुल नया होगा, इस पे ज्यादा जोर मत डालना। मतलब जो जो मैं यूनिट्स आपको बताऊंगा आप एक तरह से फिजिकल क्वांटिटीज की इस चैप्टर में अटेंडेंस लेने वाले हैं, मतलब कि हाँ भाई तू है, हाँ है, मतलब उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं, सिर्फ उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम आगे करने वाले हैं, वो मैं निकालना सिखा दूंगा। मतलब
फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, एक भी फॉर्मूला जो है आपको आगे फिजिक्स में ही रटने, जो भी रटने, इस चैप्टर में एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारी दो होती हैं। पहली तो होती है हमारी प्लेन एंगल और दूसरी सॉलिड एंगल। इनके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारी फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये 7 टाइप की होती है, ठीक है। तो 7 कौन से होते हैं वो, इनमें एक एक्सेप्शन भी होता है, वो आप पहले खुद अंदाजा लगाइएगा, वीडियो में ही पॉज करके देख लीजिएगा आप, और फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें एक एक्सेप्शन कौन सा होता है। और इन टॉपिकों को पढ़ के, इस चैप्टर को पढ़ के आपको एकदम फील ही आ जाने वाला है जैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए, मास सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, और हाँ, फंडामेंटल यूनिट्स को हम प्यार से बेस यूनिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। बेस यूनिट्स क्यों, ये अपने मतलब ये सबसे ज्यादा बेस यूनिट्स हैं, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करती। बाकी और जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं जो हमारी, वो इन पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। मतलब ये एक बेस पे डिपेंड करती है, मतलब कि ये नीम है एक टाइप से, ठीक है। ये सातों आपको एकदम रट लेनी है अच्छे से, इनकी डायमेंशन से रट लेनी है अच्छे से, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे मास की। मास हमारी पहली फंडामेंटल यूनिट है, मतलब क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है इसकी किलोग्राम। और बाकी आपने ग्राम वगैरह पढ़ा है, वो सीजीएस में होती है, मैं आपको बता दूंगा आगे भी वो चीज। किलोग्राम। लेंथ की क्या होती है हमारी, मीटर, एम से दिखाते हैं, और इसे केजी से। टाइम, सेकंड, इसे एस से दिखाते हैं। टेम्परेचर, अब देखिए टेम्परेचर सुनते ही सबसे पहले दिमाग में खटकता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वो चीज गलत नहीं है, पर हमारी जो फंडामेंटल यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो होती है केल्विन। हो सकता है आप इस वर्ड को पहली बार सुन रहे हो, पैनिक मत करना बिल्कुल, क्योंकि अभी आपको बहुत चीज जाननी है। मतलब आप 9th में 10th में बिल्कुल नहीं पढ़े हो, तब भी आप इस चैनल को पकड़ के रहिए। आपको एकदम बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं मैं आपको, बल्कि मैंने साइंस की डेफिनेशन भी बताई, आप शुरुआत में देख सकते हैं, और कोई आपको चैनल पे नहीं मिलेगी ये डेफिनेशन। मतलब इतना बेसिक से कौन ही पढ़ाएगा भाई। अब देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपके लिए नया होगा, या फिर आप 9th में पढ़ के आए हैं, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक है। और इसे, इसका सिंबल क्या होता है, MOL, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोले तो इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है एम्पियर, ए से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, CD। इस नाम को सुनते ही बहुत बच्चे फैल गए होंगे, क्या हुआ दे दिया है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में आपको एक जानकारी देने वाला हूं, ये ना तो आपकी 11th में यूज होने वाली, और ना ही आपकी 12th में। इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसे पढ़ के भूल जाइए, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं भूल जाइए, बस आपको इसकी एक चीज याद रखनी है कि इसकी फंडामेंटल यूनिट आपकी कैंडेला होती है। ये डायरेक्ट आपको MCQ में देखने को मिल जाएगा अपने यूटी या फिर पीटी में, ठीक है। ये बात ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मास की फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम होती है, और इसका डायमेंशन क्या होता है, M। एक टाइप से आप डिनोशन, मतलब डिनोट कैसे करते हैं ये मान लीजिए आप, ठीक है। डायमेंशन के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं वीडियो में। M, लेंथ का L, मतलब इनका फर्स्ट लेटर एक टाइप से मान लीजिए। टाइम का T। इन तीनों, ये तीनों जो है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, इनका डायमेंशन मैंने आपको याद करा दिया, इनके फर्स्ट लेटर से याद रख लीजिएगा। और वहीं हम बात करें टेम्परेचर, केल्विन, आपका ये जो सिंबल है, इसी से आप के दिखा सकते हैं इसे, ठीक है। मोल, आप डायरेक्ट मोल दिखा सकते हैं, डायरेक्ट इसी से। एम्पियर आप डायरेक्ट ए दिखा सकते हैं, कैंडल आप डायरेक्ट CD दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमने बात करी कुछ डायमेंशंस की। अब इन डायमेंशंस के बाद हम डायमेंशन फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। डेफिनेशन की बात करेंगे, डायमेंशन की अलग ही टॉपिक है, वो आप देख सकते हैं, मतलब वीडियो में आगे आपको इसकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी, हर चीज मिल जाएगी।
बस आप अभी समझने का काम कीजिए, मैं आपको एक तरीका समझाऊंगा डायमेंशन फॉर्मूला निकालते कैसे हैं वो समझिए आप, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया से, ठीक है। अब इसकी यूनिट निकालेंगे कैसे, मैंने आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रखा है, मैं आपको यूनिट निकालना भी सिखाऊंगा। ऐसा यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बनाते कैसे हैं। देखिए एरिया है, मान लीजिए बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। आपको जो है क्वेश्चन में गिवन होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूले की बिल्कुल टेंशन मत लेना कि फॉर्मूला रटना पड़ेगा, इतने सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो उस पर बिल्कुल माइंड मत करिएगा। एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ, लेंथ हमारा हमने क्या बताया था इसकी फंडामेंटल यूनिट मीटर, ठीक है। ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी एक टाइप की लेंथ है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब एम इंटू एम, ठीक है। एम इंटू एम, हम इसे क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। और अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख लीजिए इसका, मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका मीटर का मैंने डायमेंशन आपको एल बताया था, मतलब लेंथ का डायमेंशन एल बताया था। अब आपने ये देखना है कि मीटर का स्क्वायर है, मतलब कि एल का भी स्क्वायर हो जाएगा इधर। आप डायरेक्ट इसे एल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको डायमेंशनल फॉर्मूला को हमेशा हम एम एल टी की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी, और ऐसे ब्रैकेट में एक बंद कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा। तो यहाँ पे आपने एल की पावर तो बी की जगह 2 पुट कर दी, यहाँ पे एम हमारा कुछ नहीं है तो एम 0, एल 2 और टी 0, टी की जगह कुछ नहीं है इसलिए, ठीक है। आप सिंपली ऐसे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना लिया। अब वॉल्यूम की बात करें, लेंथ मीटर, ब्रेड्थ ये भी एक टाइप की मतलब लेंथ है, तो इसका भी मीटर, और हाइट मीटर, तो एक टाइप से मतलब इसका जो यूनिट बनी वो बनी अपनी मीटर क्यूब, ठीक है। अब मीटर क्यूब को, जैसे हमने मीटर स्क्वायर को इधर एल स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे मीटर क्यूब को एल क्यूब लिख देंगे, मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, एल क्यूब हो गया, ठीक है। तो एल क्यूब लिख दिया हमने डायरेक्ट इधर, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और बाकी आप अगर बढ़िया तरीके से अपने एग्जामिनर को खुश करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब एक टाइप से आप एग्जामिनर को मिठाई खिलाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट ये मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करके आना। और बाकी आपको अगर जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर आपको एमसीक्यू दे दिया गया है तो आप ऐसे करके आएंगे, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है आगे मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए मास की एम, वॉल्यूम बोले तो के, मतलब ये भी एक टाइप का मास अपॉन वॉल्यूम, हाँ। तो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का हमने ऊपर पढ़ लिया। मास का हमारा होता है ये देखिए मास का होता है हमारा केजी, तो केजी अपॉन वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो हमारी यूनिट बन गई इसकी ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। अब वहीं अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें हम, तो केजी को हमने इसका डायमेंशन लिखा है हमने एम, ठीक है, मास का डायमेंशन एम, और अपने इसका मीटर का डायमेंशन एल, इसका क्यूब है तो यहाँ पे एम एल। अब ये यहाँ पे नीचे है तो ऊपर जब आएगा तो -3 हो जाएगा, अगर ऊपर होता तो हम +3 लिखते, अभी नीचे है तो -3, क्योंकि इसे ऊपर करने के लिए ऐसे करा हमने, रेसिप्रोकल करने के लिए एम एल और टी 0, इसे 1 भी लिख सकते हो आप, और ना चाहो तो ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं अपनी और फिजिकल क्वांटिटीज पर। अब देखिए वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा अनगिनत है, मतलब अनगिनत नहीं, मतलब जो भी नई नई फिजिकल क्वांटिटीज आती रहती है वो ऐड होती रहती हैं इसमें डिराइव्ड यूनिट्स में, ठीक है। तो पर मैं आपको जो है इसमें इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी ही जाएंगी, वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए स्पीड की बात करें और या फिर वेलोसिटी की बात करें, है ना, स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस का मैंने आपको यूनिट बताया था, लेंथ का यूनिट बताया था मीटर, अपॉन में टाइम है तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर और सेकेंड इनवर्स, ठीक है, मतलब मीटर पर सेकेंड, ये दिखाने का तरीका है, ठीक है। तो इसकी यूनिट ये हो गई। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें हम तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन
टाइम बोले तो हाँ टाइम, ठीक है। तो लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ को मैंने बताया था आपको किसका क्या लिखना है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये देख लीजिए आप। लेंथ का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा था एल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एल, और इसका लिखा था टाइम का, टाइम का देखिए टी, तो एल टी माइनस वन। डायरेक्ट आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं हमारे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी की हमने ये निकाल ली थी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी की लिख देंगे मीटर पर सेकंड, और नीचे एक और टाइम डिवाइड में है, मतलब कि सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा फिर, ठीक है। अब इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो मीटर का एल, सेकंड का टाइम होता है, टाइम का टी हम करते हैं तो टी, और अपॉन में है तो -2, ठीक है। तो एल टी -2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू बैंगन हो, खीरा हो, चाहे लड्डू हो, कुछ भी हो, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। एक्सेलरेशन कोई भी हो, है तो एक्सेलरेशन ही, तो उसकी यूनिट भी आपकी सेम रहेगी और आपकी डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे मैं आपको लीनियर वेलोसिटी तो ये है हमारी, मैं आपको आगे एंगुलर एक्सेलरेशन भी लेके आने वाला हूँ, एंगुलर वेलोसिटी। तो वहां पे भी आप देखेंगे कि थोड़ी चीजें चेंज हो जाती हैं, एंगल के बारे में हम अभी आपको आगे विस्तार से बताते हैं। अब देखिए लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, एम वी। अब देखिए एम का हम करेंगे केजी, मास जो है केजी होती है इसका ऐसा यूनिट, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, केजी का मास का क्या होता है हमारा एम, मीटर लेंथ, लेंथ का क्या होता है एल अपॉन में टी, ठीक है। इसे हम ये भी लिख सकते हैं एम एल टी -1। अब देखिए लीनियर मोमेंटम, अब ऐसा ही एक और कॉन्सेप्ट होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है एमवीआर, या विस्तार से पढ़ने वाले हो आगे इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है ऐसा फॉर्मूला रिलेटेड, तो आपको उसका फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन करके देगा, खुद बना करके देगा, ठीक है। एम मास, वी वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकंड हमने ऊपर ही करा था, और ये रेडियस लेंथ होती है तो इसका भी मीटर हो गया। हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि बेसिक से पढ़ाना है भाई। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी का एम मास होता है तो एम का लेंथ, तो एल दो बार है तो स्क्वायर, ठीक है, और ये अपॉन में टाइम है तो टी -1, एम एल स्क्वायर टी -1। अब देखिए है दोनों मोमेंटम ही, पर एक लीनियर है और एक एंगुलर है, तो उनका डायमेंशन दोनों का चेंज है, ठीक है। फोर्स की बात करते हैं, फोर्स, फोर्स बोले तो हिंदी में बल, एम ए मा, बल मा, इससे आप याद कर सकते हैं, ट्रिक है ना, बहुत फेमस ट्रिक है ये। तो वैसे याद आपको करना नहीं है भाई, करना नहीं है याद, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू एम ए होता है हमारा, एम बोले तो मास, मास का हमने क्या पढ़ा था केजी, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब कि एक्सेलरेशन का देखो क्या पढ़ा था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका फोर्स का ऐसा यूनिट बन चुका है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोले तो एम एल टी, ये अपॉन में है तो -2, ठीक है। इम्पल्स, इम्पल्स भी एक टाइप का फोर्स है, पर इसमें इम्पल्स जो है फोर्स में टाइम की मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, ठीक है। तो के मतलब केजी मीटर पर सेकंड तो सेम रहेगा, पर सेकंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई में सेकंड और हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम है मल्टीप्लाई में। तो क्या बन जाएगा इसका केजी मीटर सेकंड की पावर, यहाँ पे कट के 1 रह जाएगी नीचे बस, तो मतलब कि एम एल अपॉन में टी स्क्वायर और ऊपर टी, बोले तो एम एल टी, एक टी से एक टी कट जाएगा तो टी -1 हो जाएगा, एम एल टी -1, ठीक है। वर्क की बात करें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर रह गया, रुक जाओ, प्रेशर रह गया,
तो एक और चीज जान लीजिए आप, अगर हम फोर्स हमारी देखिए स्टैंडर्ड है, बहुत ही ज्यादा मतलब यूज होने वाली फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट हमें बार बार ये ना बोलनी पड़े 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 12 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो साइंटिस्ट ने इस चीज को आसान करने के लिए एक इसको नया नाम दे दिया न्यूटन। ठीक है, एन से डिनोट करते हैं न्यूटन को, तो न्यूटन दे दिया ऐसे। ठीक है, तो फोर्स को आप जब भी हम इसकी ऐसा यूनिट लिखते हैं तो न्यूटन लिखते हैं। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, पर आपको शॉर्टकट के लिए न्यूटन दे दिया इसका। तो फोर्स फोर्स की हमारी प्रेशर में फोर्स की ऐसे यूनिट न्यूटन, और अपॉन में एरिया है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन फोर्स, इसका फोर्स का आप याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 अपॉन में क्या है हमारा एल स्क्वायर। कुल मिला के क्या हो गया हमारा एम एल, एक एल से एक एल कटा तो ml-1 t-2। ठीक है, प्रेशर का भी हमने निकाल लिया डायमेंशनल फॉर्मूला। आगे मूव करते हैं अपने वर्क की तरफ। वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का हमने बताया था न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का हमने बताया था मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया। अब देखिए न्यूटन मीटर हो गया, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने क्या दे दिया mlt-2, और मीटर का एल लग जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसको हम बेसिकली ml², वैसे मैं देसी भाषा में बोलने वाला था, वो दोनों का मिश्रण होकर हाई देसीली निकल गया, ml²t-2। ठीक है, अब देखिए वर्क भी एक टाइप की फंडामेंटल ही है, मतलब फंडामेंटल नहीं कह सकते, स्टैंडर्ड है, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली है। तो इसको हम न्यूटन मीटर ना बोलना पड़े बार बार, तो जूल दे दिया हमने इसे। ठीक है, और आप एक और चीज जानने वाले हैं कि एनर्जी का भी ऐसा यूनिट सेम होता है और डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है। क्यों? क्योंकि भाई आगे जाके तुम पढ़ोगे, या फिर तुम 9th में अगर पढ़ के आए हो, वैसे पढ़ोगे तुम, कुछ भूल जाओ पिछला पढ़ा हुआ सब, है ना। आप आगे जाके पढ़ोगे कि एनर्जी, जो भी हम वर्क करते हैं वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक। तो ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, मतलब सेम होते हैं एक टाइप से, ये जान लीजिए, है ना। तो इसलिए हमने इसे ऐसे लिख दिया। पावर वर्क अपॉन टाइम, वर्क का हमने पढ़ा था न्यूटन मीटर, अपॉन टाइम सेकंड। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट न्यूटन मीटर पर सेकंड। अब देखिए बार बार हमें न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड, मेरी भी जीभ लड़खड़ा आई ऐसे बोलने बल्कि, तो ऐसा ना करना पड़े, तो पावर को हमने एक नया यूनिट का नाम दे दिया वाट। ठीक है, अब से हम यूनिट हमेशा इसके ऐसा यूनिट वाट लिखते हैं, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड, mlt-2 फोर्स का हो गया, ये न्यूटन फोर्स है तो, है ना, तो mlt-2, और मीटर का क्या करेंगे हम, एल हो जाएगा सादा सिंपल, और अपॉन में टाइम है सेकंड है, तो इसका हो जाएगा t-1, lt-1। इसको हम लिख सकते हैं देसी भाषा में ml²t-3। देसी भाषा में नहीं भाई, आपके एग्जाम में भी यही भाषा लिख के आनी है आपको, पता चली कि अलग ही अपना अलग ही चल रहा है सब। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखो, स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला मैंने दे रखा है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो फोर्स चाहे कोई सा भी हो, चाहे फोर्स फलाना कोई सा भी फोर्स हो, रीस्टोरिंग फोर्स हो, बैंगन फोर्स हो, कोई सा भी फोर्स हो, फोर्स का आपको यूनिट पता है न्यूटन होता है, तो न्यूटन होता है। ठीक है, कोई सा भी फोर्स आ जाए। अब देखो नीचे लिखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया कोई सा भी हो, फलाना कोई सा भी एरिया, एरिया कद्दू, एरिया लौकी, कोई सी भी मतलब कोई भी फलाना कुछ भी हो एरिया, उसका आपको यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर ही लिखना है। ठीक है, इसकी यूनिट हमने जान ली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक और चीज, इसकी डायमेंशन की बात करते हैं, तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता है mlt-2 होती है, एरिया की भी हमें डायमेंशन पता है, अपॉन में l² होती है। ठीक है, तो इन दोनों की मिला के बन जाएगी ml-1 t-2। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेस की डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ गया। अब बात करते हैं हम स्ट्रेन की। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखो ये शायद आपके सामने पहली बार आया ऐसा कुछ, तो चेंज इन लेंथ, ऊपर भी लेंथ है, फलानी लेंथ कोई सी भी हो, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है,
ओरिजिनल लेंथ है, मतलब लेंथ अपॉन लेंथ आ गया इधर, ठीक है। मतलब इधर लेंथ की क्वांटिटी वो होती है ऐसा यूनिट मीटर अपॉन मीटर, ठीक है। तो कट के ये आ गई इसकी यूनिट 1, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। और बात करें इसके डायमेंशन की, तो इसकी भी L अपॉन L, ठीक है। क्या निकल के आएगी हमारी 1। बोले तो इसे हम 1 भी लिख सकते हैं, डायमेंशन लेस भी लिख सकते हैं, या फिर आपको जो तरीका आप अभी तक पढ़ते आए हो, आप इसे M0 L0 T0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के एक क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। ऐसी बहुत क्वांटिटी है जो कि डायमेंशन लेस है, अभी हमने सिर्फ स्ट्रेन पढ़ी है। बाकी आगे मूव करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट की तरफ। इसमें देखिए इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट कैसे बनेगी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। स्ट्रेस की यूनिट हमने क्या पढ़ी थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं थी, 1 थी, है ना। तो इसकी यूनिट ना लिख के इलास्टिक कांस्टेंट की, इलास्टिक कांस्टेंट की भी यूनिट हमारी स्ट्रेस के बराबर आ गई, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसका कुछ नहीं है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ही इसके बराबर आ जाएगा। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला भी दोनों का सेम हो गया, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब देखिए एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंगल आपके लिए। अब देखिए एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क, आर्क बोले तो जैसे हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, थीटा ये एंगल होता है हमारा, और आर्क ये होती है, और रेडियस ये होता है। तो आर्क एक टाइप से है सरकमफ्रेंस का एक पार्ट, सरकमफ्रेंस भी एक लेंथ होती है, ठीक है। तो बोले तो लेंथ की यूनिट मीटर अपॉन रेडियस की यूनिट, रेडियस भी एक लेंथ है, अपॉन मीटर, दोनों कट जाएंगे 1 आ जाएगा। अब देखो एंगल जो एक ऐसी क्वांटिटी है आपकी जो कि आपके बहुत जगह यूज होती है, मतलब मैथ्स में भी यूज होती है, फिजिक्स में भी आपको देखने को मिलेगी, बस केमिस्ट्री को छोड़ के मतलब इन तीनों में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मतलब आपको एंगल की भी कोई यूनिट डिफाइन करनी थी ताकि भाई उसको भी कुछ ना कुछ इज्जत मिल सके, ठीक है। तो उसको एंगल को इज्जत देने के लिए हमने इसकी ऐसा यूनिट क्या रखी, रेडियन, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा है कि इसकी यूनिट ना होने के बावजूद भी हमने इसे यूनिट दी ताकि इसे इज्जत मिल सके। बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है एंगल, बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। एंगल भी आप 2 टाइप के पढ़ेंगे, और वही हमारी जो 2 टाइप के पढ़ेंगे आप एंगल, वही हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहलाती हैं, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, क्यों, क्योंकि ऊपर लेंथ अपॉन नीचे लेंथ, L बाय L 1 आ जाएगा, तो ये डायमेंशन लेस होता है, इसे भी लिख देंगे, ठीक है। अब हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखते ही वो उसे एल लिख देंगे, पर ये चीज गलत है, ठीक है। क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्क करेगा एंगल की तरह। कैसे, आप इतनी डिस्टेंस को कवर करेंगे, इतनी डिस्टेंस कवर करेंगे तो बोले एक टाइप से एंगल कवर कर रहे हो, एंगल भी तो आप ऐसे ही नापते हो, ठीक है, एंगल कवर कर रहे हो। और एंगल की हमने यूनिट क्या पढ़ी थी, रेडियन। रेडियन को शॉर्ट में रेड लिखते हैं, RAD, है ना। और अपॉन में टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, SI, सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड इसकी SI यूनिट हो जाएगी, ठीक है। और इसकी डायमेंशन, रेडियन डायमेंशन लेस होती है, और टाइम नीचे है, अपॉन में है, मतलब 1/T, बोले तो M0 L0 T-1, ये इसकी डायमेंशन निकल के आ गई। तो अब देखो हम फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, 7 तरह की होती हैं। डेराइव्ड यूनिट पढ़ चुके हैं, डेराइव्ड यूनिट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो कि हमारा तीसरा टाइप है स्टैंडर्ड यूनिट्स का, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हमारी 2 टाइप की होती हैं, सिर्फ ये 7 टाइप के होते हैं, और ये अनगिनत टाइप के होते हैं, क्योंकि इसमें नए नए सारे इसी में होते जाते हैं ना डिस्कवर। बाकी अब हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ते हैं जो कि हमारे 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है, प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, ठीक। अब देखो सप्लीमेंट्री बोले तो एक्स्ट्रा, मतलब इतनी इनमें जो है हमने यूनिट्स को डिफाइन कर दिया था, तो हमारी 2 यूनिट्स बच रही थी, एक तो प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो हमने उसे फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स नाम देके एक अलग ही सेक्शन में मतलब बांट दिया, ठीक है। तो इसलिए हम इन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल बोले तो
वो एंगल जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं 2D के अंदर, 2 डायमेंशनल के अंदर, ठीक है, 2 डायमेंशन मतलब एक प्लेन, ठीक है। और सॉलिड एंगल बोले तो जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं 3D के अंदर। दोनों के एग्जांपल दूंगा, आप समझोगे आराम से, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, ठीक है। 2D में रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए एंगल ऑफ प्लेन, मान लो एक कागज पे जो मैं एंगल बना रहा हूं ये मान लो 30 डिग्री है, वो हमारा प्लेन एंगल कहलाएगा, ठीक है। सॉलिड एंगल का एक एग्जांपल एंगल ऑफ कोन, जो आप आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम, उस आइसक्रीम की कोन का जो वो होता है एंगल, उसे आप सॉलिड एंगल बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये 3D में है, ठीक है। आप इमेजिन करिए आपके पास एक कोन है आइसक्रीम की, अब इसके अंदर का जो एंगल जो आप नाप के देखोगे वो आपका सॉलिड एंगल कहलाएगा, ठीक है। अब दोनों की ऐसा यूनिट की बात करते हैं। प्लेन एंगल की आप पढ़ चुके हैं, यूनिट होती है इसकी रेडियन, RADIAN, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है हमारी ऐसा यूनिट स्टेरेडियन, ठीक। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बाद नेक्स्ट, अब हमने डायमेंशन निकालना सीख लिया है, तो आपको अब डायमेंशंस की मतलब डायमेंशंस की डेफिनेशन जानने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। देखिए कैसे। अब देखिए डायमेंशन की डेफिनेशन हमसे ये कहती है कि अगर आप किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो सके। मतलब आप किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी जैसे कि फोर्स, प्रेशर और इम्पल्स, थर्स्ट वगैरह, उन सब क्वांटिटीज को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज में, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, मास, इन सब की बेसिक टर्म्स में आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसे ही हम डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। बाकी डायमेंशन क्या होता है, अब आपने उसको रिप्रेजेंट करा, तो रिप्रेजेंट करने पे जो एम, एल और टी के ऊपर जो पावर्स लगी होती हैं, ठीक है, जो पावर्स लगी होती हैं उन्हें ही हम डायमेंशंस कहते हैं। मतलब कि व्हेन अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास वगैरह है ना, इट इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स। डिफरेंट पावर्स की फॉर्म में 0 0 -1 यहाँ पे पावर्स होंगी, डिफरेंट पावर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करी जाती है फंडामेंटल क्वांटिटीज की। ये मास, लेंथ, टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो जो पावर फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर हमने चढ़ाई है मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए हमने जो पावर चढ़ाई है ना फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर, वही हमारी पावर्स डायमेंशंस कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सबसे पहले अगर आपको कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी दी गई हो, मान लीजिए एग्जांपल में रेड पेन से लिखते हैं इसे, एक मिनट। मान लीजिए एग्जांपल में आपको देता हूं फोर्स का, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला मैं आपको पहले से ही बता के रखता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब अगर आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले से बेसिक में तोड़ के चलिए, है ना। मास, एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे हम? वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब मास इंटू वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से था तो टाइम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मास का डायमेंशन क्या होता है? मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, डिस्प्लेसमेंट जो कि एक लेंथ है उसको करते हैं एल से, टाइम जो कि एक टाइम है मतलब टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, है ना। तो इसकी टी नीचे है तो टी स्क्वायर होगा नीचे, और ऊपर आके t-2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया हमारा mlt-2। अब देखो इस चीज में आपको कंफ्यूजन ना हो कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए मैंने पहले से लिख के रखे हैं, ठीक है। अब देखो फोर्स की आपको डायमेंशंस की बात करनी हो तो यहाँ पे डायमेंशंस हो जाएंगे हमारी, m की तो डायमेंशन हो जाएगी 1, मतलब इसके ऊपर कितनी पावर है ना, तो m की 1, l की 1 और t की -2, ठीक। और डायमेंशनल इक्वेशन किसे कहते हैं? फोर्स को आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में कैसे दिखाया, वो हमारी डायमेंशनल वो कहलाती है, ठीक है। डायमेंशनल इक्वेशन ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स को भी बॉक्स में बंद कर देंगे और जो उसका फॉर्मूला है उसको भी बॉक्स में इक्वल कर देंगे फिर दोनों को, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला बोले तो जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया है वो बोले तो mlt-2, ठीक है।